और क्वेश्चन नंबर 15, पी का मान जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के परिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन हमारे सामने ये है और दूसरी इक्वेशन में ये दी हुई है। यहाँ पे आप A1 B1 A2 B2 वगैरह के वैल्यू जो है वो नोट कर लो। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे है P, B1 की वैल्यू है यहाँ पे 3 और C1 की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है P-3। ऐसे ही यहाँ से इस इक्वेशन से लेंगे आप A2 की वैल्यू होगी 12, B2 की वैल्यू होगी P एंड C2 की वैल्यू होगी P। क्लियर। अब हमें कंडीशन क्या चाहिए, अगर हमें बहुत सारे सॉल्यूशन चाहिए तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। इसे वैल्यूज पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम एक साथ ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला हमें पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 यानी कि पी की वैल्यू मिली हमें प्लस और माइनस 6। तो हम कह सकते हैं पी की दो वैल्यूज मिली है, एक मिली है प्लस की 6 और एक मिली है माइनस की 6। सबसे पहले प्लस की 6 वैल्यू को रख करके यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि ये है क्या दोनों चीजें बराबर। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर बाकी बचा हुआ ये जो है तो इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे ऐसे। ठीक है जी। तो चलिए पहले इन दोनों को कंपेयर किया हमने, पी अपॉन ट्वेल्व लिखा इज इक्वल टू 3 अपॉन पी लिखा। यहाँ पे पी की वैल्यू में प्लस की 6 लिखी तो 6 अपॉन 12 और यहाँ पे 3 अपॉन फिर से 6। ओके तो यहाँ से भी हमें मिला क्या 1/2, 1/2 ही तो है, यहाँ से भी मिला क्या 1/2। हम कह सकते हैं कि ये जो है आपको वैल्यू वेरीफाई हो गई है। ये पी प्लस का 6 अगर है तो फिर ये दोनों बराबर है। अच्छा फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इन दोनों को लेकर साथ साथ। पी की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन पी की वैल्यू है 6 और यहाँ पे है 6 माइनस 3 अपॉन 6। तो क्या मिला हमें यहाँ पे 1/2 मिलेगा। यस 1/2 मिला। और यहाँ पे क्या मिला, ये बचा 3 और ये 6 तो 1/2 यहाँ पे मिला। ठीक है थोड़ा 1/2। ओके सो ये भी वेरीफाई हो गया। +6 तो हमारी वैल्यू ठीक है। अब हम -6 को वेरीफाई करना चाहते हैं तो -6 को वेरीफाई करिए। यहाँ पे रखिए वैल्यू -6 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन -6। तो यहाँ पे वेरीफाई हो गई। देखो ये 1/2 माइनस का और इधर से भी 1/2 माइनस का। ठीक है जी। अब बचता है आपका दूसरा हिस्सा। यहाँ पे ये हम लेंगे 3 अपॉन पी इज इक्वल टू पी माइनस 3 अपॉन पी। क्लियर। फिर से पी की वैल्यू रखेंगे 3 अपॉन माइनस का 6, यहाँ पर रखेंगे माइनस का 6 माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। तो देखो यहाँ से हमें क्या क्या मिलने वाला है, ये मिला हमारा माइनस का 1/2 और इधर से राइट हैंड साइड से क्या मिलने वाला है माइनस का 9 अपॉन माइनस का 6। तो ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये कंडीशन नन ट्रूथ में सेटिस्फाई नहीं हुई। किसी केस में नहीं हुई, जब p इज इक्वल टू माइनस का 6 दिया हमने। ठीक है जी। क्योंकि हमने जब p इज इक्वल टू 6 लिया था तो ये सेटिस्फाई हो गई थी। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ये हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे ये सिमिलरिटी का सवाल है और जब तक आप सिमिलरिटी प्रूव नहीं करोगे तब तक इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। और सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो करस्पॉन्डिंग साइड से उनका रेशियो देखना होगा। अगर रेशियो एक जैसा है तीनों साइड्स का तब आप कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे, और जब सिमिलर होंगे तो फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। देखते हैं, ये आपकी साइड ए बी दी हुई है। छोटे ट्राइंगल को ले लो साइड ए बी, बड़े ट्राइंगल की कौन सी साइड इसके उसमें आ रही है, देखो ये इसकी जस्ट डबल है तो इसको ले लो। इसके साथ इसका रेशियो मैच करेगा। तो ए बी अपॉन आर क्यू दैट इज इक्वल टू 3.8 अपॉन 7.6 सॉरी। ओके तो यहाँ पे क्या रेशियो हो 1:2। उसके बाद देख लो आप ये वाली साइड ए सी और इसकी साइड ले लो आप, इसमें रूट लगा हुआ 3 तो यहाँ पे √3 वाली साइड इसके नीचे लिख देंगे हम। आर पी इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 6√3। यहाँ से भी मिलेगा आपको 1/2। और तीसरी साइड बचती है आपकी बी सी,
बी सी अपॉन पी क्यू, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 6/12 मिल रहा है, तो ये हो गया 1/2। तो रेशियो तीनों जगह एक जैसा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हैं। ट्राइंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर है किसके साथ, ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू एंड एन आर में से, ठीक है जी। अब जब सिमिलरिटी प्रूव हो गई है तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लो। रूट 3 वाली साइड और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री बन रहा है। रूट 3 और इसके बीच में जो बन रहा है ये 80 डिग्री, तो यहाँ पे भी ये 80 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद बन रहा है आपका ये 7.6, यहाँ इसके साथ 7.6 थी तो इसके लिए ये 3.8 है। ओके, और नीचे वाली साइड देखिए वो ये, इन दोनों के बीच में बनना है 60 डिग्री का एंगल, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये टी ये 60 140 हो गया, दोनों मिलाकर के ये कितना हो गया 40 डिग्री। एंगल सी हमसे पूछा और एंगल सी हमारा आंसर क्या होगा 40 डिग्री। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि sec a बराबर 2 cos a is 2 for a। जब a की वैल्यू एंगल की वैल्यू क्या होने वाली है, जब 45 होगी तब ये आपका सही होगा, प्रूव हो जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा सी होगा। अभी हम उसको प्रूव कर देते हैं आपके सामने। आप चाहो तो जीरो से ही चेक कर सकते हो, 30 लगा कर भी चेक कर सकते हो, 60 लगा के भी चेक कर सकते हो। ओके, तो sec a बराबर ये दिया हुआ है, जब 45 की बात आएगी sec 45 क्या होता है, पहले आप और क्वालिटी लिख लो। sec a बराबर 2 cos a, ठीक, a की वैल्यू रखो, पहले राइट हैंड साइड ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो। चलो एलएचएस ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड से देखो वैल्यू क्या बनती है। तो सेक सेक 45 मतलब, सेक 45 का मतलब होता है रूट 2, ठीक है जी। अब आर एच एस ले लो, आर एच में देखो दिया है हमें 2 cos a, तो 2 रखो, cos a की वैल्यू cos 45 मतलब 2 × 1/√2। ओके, अब इस 2 को आप कैसे लिख सकते हो, इस वाले 2 को इसको लिख सकते हो आप √2 × √2, राइट। नीचे क्या दिया √2, तो √2 से 2 का कट कर दो, तो मिला है सिर्फ और सिर्फ 2। तो हमारा आर एच एस कितना आया है 2। हम कह सकते हैं कि आर एच एस बराबर एल एच एस, इधर भी √2 और यहाँ पे भी √2, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। ये पार्ट सी जो आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आप देखते हो कि 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू और उसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होती है। साइन के केस में आपको पता है क्या होता है, साइन के केस में ये होता है आपका बढ़ता वैल्यू, यहाँ पे आपका 0 आएगा, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाता है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो जाती है 90 हो जाती है साइन के केस में। बट जब कॉस की वैल्यू आएगी, कॉस की वैल्यू आप देखोगे तो ये आपकी उल्टी होती है, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे घट के 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये ऐसे बढ़ती चली जाएगी, सॉरी घटती चली जाएगी कॉस के केस में। और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ पे क्या होती है 1/√2 ही होती है, और ये इधर जाएगा तो 1/2 होती है, ऐसे होती है। आप कह सकते हो अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 0.85 हो जाती है। ओके, 0.85 ये कितनी हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आई थिंक आसपास होती है, 0.70 या 0.70 कह लो आप इसको। ये तो आपकी 0.5 ही होती है, आपको पता है 1/2 की वैल्यू 0.5 या 0.50 और ये 0 होगी। तो इस ढंग से कॉस्ट की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार घट रही है, ठीक है केस में। तो कॉस्ट की यहाँ पे आप सी ऑप्शन को देखोगे तो कॉस्ट 20 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे होगी, यहाँ पे फॉल करेगी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली समवेयर अराउंड 9, 0.9 या 0.90 होगी, ठीक है जी। और कॉस 70 की वैल्यू कितनी बनेगी, 70 की वैल्यू यहाँ पे होगी 60 और 90 के बीच में, यानी कि ये होगी 0.2। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो कॉस 20 इज ग्रेटर देन कॉस 70, ऑप्शन सी इज राइट। तो आप देखिए स्टेटमेंट बेस्ड दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, एसएसएन और रीजन बेस्ड। ये यहाँ पे आपने अकॉर्डिंगली आंसर देना है। यहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो ये इंस्ट्रक्शन तो सभी बच्चों को समझ में आती होंगी, बहुत सारे सवाल आप ऑलरेडी इस तरह के कर चुके हो। तो देखिए एसएसएन पहला वाला क्या कहता है, 19 का टेंडेंस डाउन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। यस, ये पैरेलल होते हैं। आप देखो, आप ये सर्किल हो गया, यहाँ पे हमने ये डायमीटर खींच दिया, ठीक है जी, ये सेंटर होगा इसका डेफिनेटली। यहाँ पे पॉइंट सपोज ए है, यहाँ पे पॉइंट ए बी आपका क्या है डायमीटर है। अब यहाँ पे आप टेंजेंट खींचोगे तो वैसे जा रही होगी, और टेंजेंट का आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे यहाँ पे टेंजेंट जा रही होगी, वो भी यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जाहिर सी बात है दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों लाइन्स जैसे आप यहाँ पे कह दो पी, यहाँ पे क्यू, तो और ए पी और बी क्यू क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। देखने में ये है कि वैसे 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, तो आप कह सकते हो दे आर पैरेलल।
ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद चलती है आर्क, चलते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल और ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल सही बात है। ये भी आप जानते हो अच्छे से। यहाँ पे ये आपने कोई सर्किल लिया, यहाँ से आपने कोई टेंजेंट खींचे, एक इस तरफ खींच दिया, इस तरफ ऐसे, है ना, और एक इस तरफ खींच दिया। ठीक है जी, दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आपको पता है ये। ए कह लो, इसको बी कह लो, तो ए पी इज इक्वल टू बी। ठीक, तो ये बात बिल्कुल सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन बी आंसर बनेगा। अगला देखिए, सवाल नंबर 20 कहता है assertion यूनिट डिजिट ऑफ 3 कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। यस, अगर आप 3 पावर एन लो, चाहे एन का मतलब 1 हो सकता है, हो सकता है कुछ भी, एन का 3 हो सकता है, तो यहाँ पे 4 भी ले लो, कोई बात नहीं। अगर 1 होगा तो 3 बनेगी, इसकी वैल्यू 2 होगा तो 9 बनेगी, 10 प्लस यहाँ 3 होगा तो 27 बनेगी, उसके बाद 4 होगा तो 81 बनेगी। यहाँ पे यूनिट पे 1 मिला, यहाँ पे 7 मिला, यहाँ पे 9 मिला, यहाँ पे 3 पे, कहीं पे भी क्या है, इवन नंबर नहीं मिला, कहीं पे भी 2 या 4 ऐसा कोई इवन नंबर नहीं मिला यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, ये assertion बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजन क्या है, 2 is not a prime factor of 3 की पावर n for any नेगेटिव नंबर n, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी ये सही कर रहा है। तो ये एक करेक्ट है आपका, 20 का ए आंसर बनेगा। किसी को अगर हिंदी वर्जन देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगे हमने हिंदी में भी काफी कुछ समझाया है और आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों को। बट फिर भी अगर आपको ट्रांसलेशन देखना है यहाँ से देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ ऐसा है जो बताया नहीं गया हिंदी या इंग्लिश में। पार्ट बी में देखिए 21 का पहला ए, 21 का ए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। तो ये कहता है ए टॉल बॉय 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ a lamp post which is 12 meter high at the speed of 2.5 meter per second. Find the length of his shadow after 3 seconds. कुछ इस ढंग से आप देखिए इसको, ये कोई लैंप पोस्ट है और यहाँ से चलता हुआ ये टॉल बॉय यहाँ से चलता हुआ इस तरफ किया, क्लियर। 3 सेकंड बाद ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा और यहाँ पे खड़ा हो गया ऐसे कुछ। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है और ये ई है। तो हमें कहा गया कि 1.5 मीटर लंबा है ये बच्चा, 1.5 मीटर लंबा है, ये सी लंबाई आ गई है। यहाँ पे हमें पता नहीं ये लैंप पोस्ट कितना बड़ा है। ओके, ये कुछ दिया है नहीं, ये दिया है 12 मीटर लंबा है, 12 मीटर लंबा ये लैंप पोस्ट है। अब ये हमें नहीं पता ये परछाई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ पे खड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी परछाई बन रही होगी, अगर इस तरफ से लाइट आ रही है तो लैंप पोस्ट की से लाइट आ रही होगी। और ये हमें दी है डिस्टेंस जो उसने 7.5 मीटर की तय की है 3 सेकंड के अंदर। ठीक है जी, अब आप थेस थ्योरम का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइड डी ई दिया हुआ है, साइड डी ई अपॉन कह सकते हैं डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दो। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 मीटर, बी और बी सी की वैल्यू क्या है 12 मीटर, डी सॉरी ए डी की वैल्यू क्या है एक्स मीटर, और ए बी की हो जाएगी एक्स प्लस 7.5। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी एक्स की। अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 1.5 इंटू एक्स प्लस 7.5 और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1.5 से इसको हम काटेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 8। ओके, तो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसको उठा दो, ठीक है, इसको हम यहाँ एंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से एक्स इसको माइनस कर दो तो रह जाएगा 7x इज इक्वल टू 7.5। तो आप कह सकते हो कि 7x इज इक्वल टू 7.5, यानी कि x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन 7, पॉइंट हटा दोगे तो ये 75 अपॉन 70 हो जाएगा, आगे कट करोगे 5 से 15 और ये 14 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई और x क्या थी हमारी परछाई थी। ओके, ये हमारा आंसर बनेगा इसका, कितने मीटर 14 अपॉन 14 मीटर, ये उसकी परछाई की लंबाई होगी। अब देखिए 21 का बी,
समांतर चतुर्भुज कोई पैरेललोग्राम है, एबीसीडी की भुजा एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया जाता है और बीईसीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये एक समानांतर चतुर्भुज है, इस भुजा को बढ़ा दिया गया है। ये जो आपकी ए से डी तक वाली भुजा है, इसको बढ़ा दिया गया है। ऊपर कहाँ तक? ऐसे करके बढ़ाया गया है इसको, और हम इसको ले गए ई तक। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा आपका ई पॉइंट। अब ई से मिला दिया गया है एक पॉइंट बी को कोई रीजन से। अब हमें दो ट्राइंगल जो मिले हैं ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, आप यहाँ देख सकते हो ट्राइंगल ए बी ई, और सी एफ बी को देखना है आपने। सी एफ बी कौन सा हुआ? ये वाला ट्राइंगल। इनका कलर चेंज करते हैं, तो ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर नजर आ रहे होंगे ये दोनों ट्राइंगल्स। एक आपका ये हो जाएगा सी एफ बी, इसे आप कह सकते हो ट्राइंगल वन, और दूसरा जो है आपका ये ट्राइंगल टू आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे देखो, जो एंगल सी है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल ए के बराबर। तो आप कह सकते हो कि एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, अपोजिट भी कह सकते हो आप एक दूसरे के, ये अपोजिट कोण है, एक दूसरे के बराबर होते हैं समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, ये इक्वालिटी होती है इसकी। ठीक है जी, उसके बाद क्या और इक्वल है आपका? अब आप ये देखो, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जैसे ये सी एफ है और जैसे लाएंगे डी एफ है, सी एफ और डी एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है ये है। अगर ये आपका एंगल एक्स है, एक्स, तो ये भी तो आपका एक्स ही होगा, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं ऐसे, तो अपोजिट एंगल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। अगर ये वाई है तो अपोजिट वाला क्या होगा? वाई होगा। ऐसा होता है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एंगल जो आपका, आप कह सकते हो कुछ ढंग से ई सी, सॉरी, ई एफ, ई एफ डी बराबर है एंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के। ठीक है जी, हम कह सकते हैं ये एंगल भी आपका एक्स डिग्री ही होगा। अब आप इसको देखो, ये वाला जो एंगल है ये भी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के यहाँ पे देखो, ये पैरेलल लाइन है ये वाली सी एफ, है ना, बल्कि डीसी जो है, डीसी को होगा, ये पैरेलल है किसके भाई? ये पैरेलल है ए बी के, ये ए बी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये भी तो एक्स ही होगा। तो आप कह सकते हो कि ये एंगल सी बी ए, सॉरी ई बी ए, ई बी, ई बी ए, ये भी एक्स होगा, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये तीनों एंगल बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि आप देख लो सी एफ बी, ऐसा भी लिख सकते हो आपको, एंगल सी एफ बी बराबर एंगल ई बी ए, ई बी ए। ठीक है, यानी कि एक एंगल तो ये एक्स हो गया, तो इसका इसका ये है एक्स, तो इसका ये हो गया एक्स। इसका ये अगर कुछ भी है, सपोज ये वाई मान लो आप, तो ये भी तो वाई हो जाएगा, है ना। यानी कि एंगल ए और सी को आपने क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो दो एंगल बराबर हुए। किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? वो सिमिलर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। यही हमें प्रूव करना था। देखिए, एक और मजेदार सवाल आपका, 22 नंबर सवाल। बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने, जो बड़ी हुई रेखा ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि टू ए सी बराबर टू बी सी, ए सी बराबर टू बी सी, जहाँ ए और बी के निर्देशांक ऊंचाई इतने इतने हैं। तो एक लाइन हम ले लेते हैं, ये सपोज आपकी ए बी कोई लाइन है, ये भी कोई लाइन है, और इसको बढ़ा लिया गया है यहाँ से। ये तो आपका पॉइंट ए था, एक कहा हमने इसको, यहाँ पे पॉइंट बी हो गया आपका ये, और यहाँ से हमने आगे बढ़ाया, और इसे ही बढ़ा लेते हैं, ये आपने बी से सी तक इसको बढ़ा, और हमसे कहा गया है कि ए सी बराबर टू बी सी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए सी को क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अब ये टू बी सी इसको क्या लिख सकते हो? बी सी प्लस बी सी लिख सकते हो, यानी बी सी प्लस बी सी लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पे देखो, बी सी से ये बी सी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास? ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये ए बी, ए से बी तक जो है उतना ही बी से सी तक है, यानी कि ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। क्लियर? यानी कि बी क्या है? मिड पॉइंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? बी मिड पॉइंट टू हो गया। अब इनकी निर्देशांक हमने जो हमें दिए थे कोऑर्डिनेट्स वो लिख दिए, जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स ये दिए थे, एक और माइनस, माइनस एक और सात, और ऐसे ही बी के दिए थे चार और माइनस के तीन, और एक्स वन वाई वन हमने मान लिए हैं सी पॉइंट के निर्देशांक होने वाले हैं। अगर बी मिड पॉइंट है तो बी के निर्देशांक क्या होने चाहिए? बी के निर्देशांक आपका एक्स, बी का जो एक्स निर्देशांक है वो होना चाहिए बराबर इसका एक्स वन, इसका मान लो ये पहला वाला एक्स वन, इसको मान लो, चलो इसको माना एक्स वन, तो इसको एक्स टू मान लो आप, इसको हमने कहा एक्स टू थोड़ी देर के लिए, और वाई टू माना इसके वाई कोऑर्डिनेट को, और ये एक्स वन वाई वन है ही है। तो हम कह सकते हैं अगर ये एक्स और वाई है,
तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका एक्स वन सॉरी एक्स टू लिया और यहाँ से एक्स वन दिया, यानी कि एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू से निकाल सकते हो। लेकिन ये हमें दिया है, क्या दिया है? ये हमें दिया है, ये हमें दिया है चार, एक्स की बदले क्या दिया है? चार। चार बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू। एक्स वन क्या है? ये है, और एक्स टू क्या है? ये है। तो आप कह सकते हो कि एक्स और माइनस वन अपॉन टू बराबर चार। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला बच्चों? एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एट, यानी कि एक्स इज इक्वल टू नाइन। तो एक्स का मान कितना हो गया? नाइन। और एक्स क्या है हमारे पास? सॉरी, इसको आप एक्स वन कहो, ये एक्स वन है आपका, एक्स नहीं एक्स वन। तो एक्स वन बराबर क्या आ गया? नाइन। तो यहाँ पे ले सकते हो ये हमारा नाइन है। और ऐसे ही हम निकालेंगे वाई वन की वैल्यू। चलो वाई वन की वैल्यू निकालते हैं। वाई की बराबर वाई है हमारा ये, वाई की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो हमें वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू करना पड़ेगा, यानी कि वाई की वैल्यू क्या दी है हमें? ये दी है आपको माइनस का तीन, तो माइनस का तीन रखेंगे यहाँ पे। माइनस का तीन इज इक्वल टू वाई वन क्या है हमारे पास? वाई वन तो वाई वन ही है, नॉन है, प्लस वाई टू क्या है? सेवन, तो वाई वन प्लस सेवन अपॉन टू रखेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का तीन इंटू टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस सेवन। यहाँ से आप कह सकते हो कि वाई वन इज इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा छः, और जैसे जाएगा सात तो ये हो जाएगा थर्टीन। तो माइनस का थर्टीन कितना हो गया वाई वन की वैल्यू? माइनस का थर्टीन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का तेरह। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, और यही हमसे पूछा गया था निर्देशांक इसी पॉइंट के हमने बताने थे। ठीक है, सी के निर्देशांक हमसे पूछे थे, आंसर हमें मिल चुका है क्या? नाइन और माइनस का थर्टीन।